Hey guys, welcome to my video. I hope you have seen my previous videos that are related to the previous year questions, and if you are not seeing them, then I have made a playlist of those videos. You can go to my YouTube channel and see that playlist. So again, I am here with some previous year questions and the concept that they carry. So let's start. Which of the following chemicals of anthropogenic origin mimics the effect of estrogen in animals? तो पहले देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन क्या होते हैं? हॉर्मोन्स विच आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मोस्टली ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर इसका ज़्यादातर काम होता है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। दे आर ऑल्सो नोन एज सेक्स हॉर्मोन्स। एस्ट्रोजन्स को सेक्स हॉर्मोन्स भी कहते हैं। तो कौन से केमिकल्स हैं ऐसे जो कि एस्ट्रोजन्स को मिमिक करते हैं एनिमल्स के अंदर? सो दे आर एल्काइल फिनॉल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल एंड OPDDT। ओके, DDT भी मान सकते हैं इसको, नॉर्मल DDT। सो दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, the pyramid of biomass is inverted in which of the following ecosystem? Not in forest ecosystem, not in greenland ecosystem, it is inverted in the aquatic ecosystem. एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा इन्वर्टेड होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर तरह के पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करूंगी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो भी इकोलॉजी में आपके पिरामिड्स हैं, आई वुड बी डिस्कसिंग देम इन अ सेपरेट वीडियो। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस दैट द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। Largest amount of fresh water is present in polar ice. So the polar ice is having the largest amount of fresh water, not in lakes, not in rivers, and not in glaciers. Threatened species is endangered species, vulnerable species, as well as rare species. So all these species which are endangered, vulnerable, and rare species come under the threatened species title. Okay, so the answer over here is all of the above. Moving on to the next question. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. तो यहाँ पे assertion दिया गया है, animals adopt various strategies to survive in the hostile environment. जहाँ पर किसी environment में enemies present हैं तो क्या करेंगे animals? कुछ strategies अपनाएंगे जिससे कि वो उस hostile environment में अच्छे से अपने आप को establish कर सकें और उस environment में survive कर सकें। तो ये assertion हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो इसका रीज़न दिया गया है, प्रेइंग मैंटिस इज ग्रीन इन कलर विच इमर्जेस विद द प्लांट फॉलिएज। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये बोल रहा है कि जो प्रेइंग मैंटिस है उसका ग्रीन कलर प्लांट फॉलिएज से आया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लांट उसका प्रेइंग मैंटिस का अपना खुद का कलर ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सो द असर्शन इज ट्रू। हम मानते हैं कि एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर प्रेइंग मैंटिस का कलर ग्रीन इस वजह से नहीं है क्योंकि फॉलिएज का कलर ग्रीन है, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा भी असर्शन रीजन है। इसमें असर्शन दिया गया है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस गोनाडल ग्रोथ इन फिश। गोनाड्स का ग्रोथ होता है फिशेस में जब टेम्परेचर बढ़ता है। इंक्रीज इन डे लेंथ कॉजेज इंक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन समर्स, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये बता रहा है कि जब डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मोस्टली इन समर्स। समर्स के अंदर दिन बड़े होते हैं, हमने देखा ये दिन बड़े होते हैं, तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है इस वजह से। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो असर्शन है इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीज़न। द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion गिवन, ठीक है। तो इसका ये है, बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion गिवन। अब ये कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हैं जिसमें रियो समिट का पूछा गया है, कौन से ईयर में कंडक्ट हुआ था। जो हैनेसबर्ग अर्थ समिट का पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल का पूछा गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको इनको भले ही रटना पड़े, आप इनको रटिए, आप इनको बार बार देखिए, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे समिट्स और ये ईयर्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें जितने भी एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के
इवेंट्स हैं या समिट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हुई हैं, आई विल डिस्कस अबाउट देम इन अ सेपरेट वीडियो वेरी सून. आई विल ट्राई टू मेक इट इन 1 or 3 days. सो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या है. रियो समिट जो है आपकी 1992 में हुई थी, तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर 1992 में आपकी रियो समिट हुई है. उसके बाद जोहान्सबर्ग अर्थ समिट 2002 में हुई है. Then comes the Kyoto Protocol. It was in 1997. Then the Stockholm Conference took place in 1972. So these are the match the following that are given here. Just take a screenshot of this or write it in your copy. That would be very good. Again I am having one more match the following for you, जहाँ पे constituent और particulate matter दिए गए हैं और पूछा गया है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. What are their sources? तो पहला सिलिकॉन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही आएगा, ओर्स एंड ऑल से आ जाता है कभी कभार. ठीक है. उसके बाद PaH है जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ रहे हैं ये. उसके बाद आपके ये SO2 है जो ये कहाँ से आएगा, इट इज़ कमिंग फ्रॉम रिएक्शन ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज़ द SO2 का सोर्स. ठीक है. और ये लेड का सोर्स जो है, इट इज़ एलिमेंट largely introduced by the human activities. So I'll write here 4 and here is 3. So the answer over here goes, this first one is the answer. Okay. Then for the aerosol particles having sizes less than 1 micrometer, the terminal settling velocity of the aerosol particle varies with the diameter, as the terminal settling velocity is directly proportional to the square of the diameter. So this is the answer. ओके. जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है वो स्क्वायर डायमीटर ऑफ स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके. आई होप आई एम क्लियर अबाउट दीज क्वेश्चंस. एंड अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू वांट सम अदर kind of explanation, some other material, I am very much happy to help you guys. And please share these videos with your friends. If you have not seen my previous videos in which I have discussed the previous year questions, then please go and watch. I will be mentioning the link of the playlist of NTA UGC NET Environmental Science previous year questions. And please like, share and subscribe. And thank you for watching my video. All the best for your exam. Keep preparing, keep your hopes high. And if you need any kind of help, then please just comment or mail me. Okay. Thank you very much.